हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारे पास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी आज अपन बात करेंगे। और आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा फोकस में वो रहेगा कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी क्या होती है, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इन सारी बातों की अपन बात करेंगे। क्लियर। क्लास 12 के लिए ये जो टॉपिक है यहाँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बेटा यहीं से आपकी यूनिट कैलकुलस स्टार्ट हो रही है। ध्यान रखना, आपकी जो यूनिट है बेटा कैलकुलस वो 44 मार्क्स की है क्लास 12 के अंदर। अगर अपन बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से बात करें और आईआईटी जेईई के हिसाब से बात करें तो भी आपको ध्यान रखना है कि लगभग 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कैलकुलस से अपन को मिलते ही मिलते हैं। तो कैलकुलस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका जो इनिशिएट क्लास 11th में हो गया था लिमिट के हिसाब से, जो लिमिट वाला चैप्टर है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था क्लास 11th के अंदर। उन्हीं चीजों को यूज करना, उसी से आगे बढ़ना और वहीं से मैं आऊंगा तुम्हारे पास में कंटिन्यूटी पर। तो एक बार पहले मैं हल्का सा रिकॉल लेता हूं बेटा लिमिट का, कि लिमिट क्या है। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं कि भाई लिमिट क्या है, क्योंकि यहाँ बार बार मैं लिमिट लगाने वाला हूं। ठीक है ना, आपको सिंबल वगैरह याद होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए फंक्शन। ठीक है, तो लिमिट क्या है, सबसे पहले तो लिमिट है वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट एंड इट्स नेबरहुड। वैल्यू क्या है बेटा, लिमिट क्या है, लिमिट क्या है किसी भी फंक्शन की वैल्यू। कहां पर, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अपन निकाल रहे हैं, मान लो 2 पे 3 पे जिस पे भी अपन निकाल रहे हैं। और नेक्स्ट थिंग उसके नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब आपको याद होगा a प्लस और a माइनस। जहां अपन a प्लस को बोलते थे a प्लस एच और a माइनस को बोलते थे a माइनस एच। तो किसी भी फंक्शन की अगर अपन वैल्यू निकालें उस पॉइंट पे और उसके नेबरहुड में, तो वो उसकी क्या कहलाती बेटा, लिमिट कहलाती। नंबर 1 की लिमिट होता क्या है। फिर उसके बाद क्यों निकालते हैं, ये तो भाई लिमिट होता क्या है। दूसरी बात, लिमिट निकालते क्यों है, तो आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि लिमिट अपन निकालते हैं टू स्टडी बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का बिहेवियर देखने के लिए। अब बिहेवियर से क्या मतलब है, तो बिहेवियर में मैथ से सीधे सीधे से दो मतलब निकलते हैं, या एक मतलब निकालो। एक तो उसका ग्राफ, कि उस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, दूसरा वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या होगा नहीं होगा, या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि भाई अपन क्यों निकालते हैं, ताकि हम उसका बिहेवियर निकाल पाए। तो बेसिकली कंटिन्यूटी में हम यही कर रहे हैं, हम उसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं लिमिट की मदद से कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। क्लियर। अब आ जाते हैं अपने मेन काम कंटिन्यूटी पर। कंटिन्यूटी अगर अपन इंग्लिश के हिसाब से देखें, कंटिन्यूटी का मतलब तो ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक एग्जांपल्स अगर मैं आपके सामने लूं बेटा, आपको मॉडुलस फंक्शन याद होगा, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। आपको सिग्नम फंक्शन अगर याद है तो सिग्नम का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता था। ये सिग्नम का ग्राफ बनाया मैंने अभी आपके सामने, ये सिग्नम का ग्राफ बेटा। तो अभी मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि इनमें है क्या। और अगर आपको याद हो पैराबोलिक ग्राफ अगर मैं बात करूं, ये मेरा पैराबोलिक ग्राफ बना दिया मैंने। इस वाले ग्राफ को बनाने के लिए मुझे कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इस वाले ग्राफ को बनाने के लिए मुझे कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इस वाले ग्राफ को बनाने के लिए ये बनाया, पेन उठाना पड़ेगा, फिर पेन उठाना पड़ेगा। जितनी बार पेन उठाना पड़ेगा उतने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। अगर ग्राफिकल डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है बेटा ग्राफिकल डेफिनेशन, कि अगर आप कोई भी ग्राफ बना रहे हो, अगर आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, कितनी एक बार भी पड़ गई, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उसी पॉइंट पे। ऐसा नहीं समझना कि पूरा का पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो यहां मेरे को पेन उठाने की जरूरत कहां पड़ी, केवल और केवल 0 पे पड़ी ना। 0 पे मुझे पेन उठाना पड़ेगा, और अगर 0 पे मुझे पेन उठाना पड़ा तो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन है, केवल 0 है। ऐसा नहीं बोलना है कि सिग्नम फंक्शन हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता, नहीं। सिग्नम फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस हुआ, केवल 0 के ऊपर। यहां मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपको याद है बेटा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर मैं बात करूं, अभी मैं केवल इसको पॉजिटिव के लिए बना रहा हूं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने बनाया, आप देखेंगे कि यहां पर 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। तो 0 पे मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी अगर मैं नीचे से लेकर आऊंगा। फिर मैंने बनाया 1 पे मुझे पेन उठाना पड़ा, 2 पे उठाना पड़ा, 3 पे उठाना पड़ा। तो 1 2 3 सारे इंटीग्रल पॉइंट पे मुझे उठाना पड़ा। तो क्या मीनिंग मेरे सामने आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सारे के सारे इंटीजर पॉइंट पे कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर। तो ये डेफिनेशन नंबर 1 ग्राफिकल, कि भी ग्राफ से कैसे चेक करना है, तो पेन उठाने की जरूरत पड़ गई तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये तो डेफिनेशन हो गई बेटा।
कौन सी वाली? ग्राफिकल। अब सॉल्व मैथ्स में कैसे करना है, मैथमेटिकली इसको क्या देखना है, वो चीज समझनी है कि कैसे पता चलेगा कि सर कंटिन्यूस है या नहीं है, और कंटिन्यूस है तो क्या चीज वो फॉलो करेगा। मैं आपके सामने 3 ग्राफ बना के इन चीजों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। एक ग्राफ मैंने ये बनाया, नंबर 2, दूसरा मेरा ग्राफ ये रहा, और नंबर 3 तीसरा जो मेरा ग्राफ है वो ये। अब आप समझना, इसमें सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। जैसा मैंने कहा कि भाई कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करानी पड़ेगी। पहले तो लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए क्या चाहिए, उस पॉइंट पे वैल्यू और उसके नेबरहुड में वैल्यू। सपोज करो ये रहा तुम्हारा पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया मैंने ए, तो फंक्शन की मैं ए पे वैल्यू निकाल सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंक्शन की मैं ए प्लस पे वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं, क्यों नहीं निकाल सकता हूं, ब्रेक आ रहा है, मुझे पता ही नहीं है भाई यहां पर कैसी है क्या है, ठीक है। और अगर निकालूंगा, मान लो कि भाई दे रखा हो कि मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो, ये यहां पर डॉटेड लाइन से समझना क्योंकि मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। मान लो कि ग्राफ ऐसा है, तो जब मैं ए प्लस पे निकालूंगा, देखो ए पे तो वैल्यू आ रही बेटा, ये ए प्लस पे वैल्यू चली जाएगी, ये तो दिख रहा है, कभी इक्वल आ ही नहीं सकती है, ए कैन नॉट बी इक्वल टू ए प्लस, ठीक है। लेकिन अगर मैं ए माइनस पे निकालूंगा जो कि इसके बहुत करीब होगा, बहुत करीब होगा, तो बिल्कुल ये वाली वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस के इक्वल आ सकती है। समझ रहे हो ना इस बात को। अब देखना, मैं इसको बाद में कंक्लूड करूंगा, पहले तो मैंने इसको बना दिया। यहां समझना, ये नॉड है, नॉड का मतलब वो पॉइंट मिसिंग है वहां पर। मान लो ये तुम्हारा जो पॉइंट है वो अभी 0 पे अपन बात कर रहे हैं, अभी ए वे कोई नाम नहीं दे रहा हूं मैं इसको। तो इस फंक्शन की 0 प्लस पे वैल्यू पॉसिबल है, इस फंक्शन की 0 माइनस पे वैल्यू पॉसिबल है। पॉइंट बहुत करीब होंगे, ध्यान रखना, और बहुत करीब है तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम आएगी। तो हो सकता है भाई 0 प्लस और 0 माइनस बिल्कुल सेम आ रहे हो, लेकिन आप f ऑफ 0 यहां पर नहीं निकाल पाओगे। निकाल पाओगे? क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि 0 तो फंक्शन में इंक्लूड ही नहीं है। अगर तुमको इसका ग्राफ देखना है कि सर इसका बना के या लिख के बताओ, तो इसका बेटा कुछ ऐसा होगा कि 1 when x less than 0, 1 when x greater than 0, लेकिन 0 पर वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं दे रखी, दी नहीं तो निकालोगे कहां से। तो ये केस नंबर 2। और अब यहां ध्यान देना, कोई सा भी एक पॉइंट उठा लिया मैंने a, उसके a प्लस भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बहुत करीब है, a माइनस भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बहुत करीब है, तो फंक्शन की a प्लस पे भी वैल्यू निकलेगी, a माइनस पे भी निकलेगी और a पे भी निकलेगी। अब ध्यान दे, तीनों को कंक्लूड कर रहा हूं मैं। क्या कंक्लूड कर रहा हूं बेटा? अगर तीनों ही वैल्यू निकाल सकते हो और तीनों ही वैल्यू क्या हो रही है, एक दूसरे के इक्वल आ रही है, जैसा यहां बन रहा हो केस, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। यहां पर भी वैल्यू तो तीनों ही निकाल पा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, एक वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। यहां देखना, LHL इक्वल है, RHL इक्वल है, लेकिन f ऑफ 0 तो तुम निकाल ही नहीं सकते हो, तो ये कभी इक्वल आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो LHL RHL चाहे इक्वल हो जाए, लेकिन अगर उस पॉइंट पे अगर तुम वैल्यू नहीं निकाल पाए, तो भी फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन के मैथमेटिकल तरीके से कंटिन्यूअस होने की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि फंक्शन का LHL, फंक्शन का RHL और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों की तीनों आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, बाकी कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई बेटा कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। ये तो ग्राफिकल है, पेन उठाया, अगर पेन उठाने की जरूरत पड़ गई तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन ये अपन को कहीं भी क्वेश्चन में अगर अप्लाई करना है तो इस चीज को अप्लाई करेंगे जो अपन लिमिट के टाइम पे भी अप्लाई करते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो वो सेम चीज अपन को यहाँ पर करनी है, क्योंकि जब तक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, जब तक फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होता। सीधा सीधा सा रूल है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो फिर हम आगे डिफरेंशियबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, बाकी हम आगे डिफरेंशियबिलिटी की तरफ जाते ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि पहले कंटिन्यूअस क्या है। अब इसके कुछ टाइप्स है हमारे पास में, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के टाइप से ध्यान रखना, कंटिन्यूटी के नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो है। अब डिसकंटिन्यूटी अलग अलग तरीके की हो सकती है हमारे पास में। तो अब बात कर रहा हूं बेटा मैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स, कि डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला रिमूवेबल, कि आप उस डिसकंटिन्यूटी को क्या कर पाए, रिमूव कर पाए। जनरली इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं कि अपन को उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करना होता है, ठीक है ना। तो डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करना होता है, ऐसी सिचुएशन में होगा क्या बेटा कि LHL
और RHL तो इक्वल होंगे, लेकिन f ऑफ a इक्वल नहीं होगा जैसा यहां हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करना है अपने कंडीशन के हिसाब से, ताकि फंक्शन कैसा हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। जैसे ये रहा, अगर मैंने मान लो एक जगह कहीं भी इक्वल टू लगा दिया, ठीक है ना, एक जगह जैसे ही मैंने कहीं भी इक्वल टू लगा दिया तो जीरो इंक्लूड हो जाएगा, जीरो इंक्लूड हो जाएगा और फंक्शन कैसा बन जाएगा, कंटिन्यूस, ग्राफ बिल्कुल कैसा आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। तो उस केसेस में अपन को क्या ध्यान रखना है कि भाई रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब आती है, जब LHL RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो, नंबर 1, और नंबर 2 f ऑफ a के इक्वल नहीं हो रहे हो तो कुछ मॉडिफिकेशन करके अपन f ऑफ a के इक्वल ले आएंगे। ऐसे केसेस के डिसकंटिन्यूटी को अपन बोलते हैं बेटा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट, फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का मतलब क्या हुआ, ऐसे केसेस जहां पर LHL और RHL दोनों ही इक्वल नहीं आएंगे। जिन केसेस में LHL और RHL दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे हो बेटा, f ऑफ a तक तो जाने की जरूरत नहीं है, वो डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाती है, फर्स्ट काइंड। इसको अपन रिमूव नहीं कर सकते, रिमूवेबल केवल यही है। और नंबर 3 हो जाएगा बेटा अपना सेकंड काइंड। सेकंड काइंड के अंदर सीधी सी बात है, देखो यहां पर क्या हो रहा था कि तीनों एग्जिस्ट कर रहे थे, यहां दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, थर्ड भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। सेकंड काइंड में LHL और RHL डज नॉट एग्जिस्ट। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी, लिमिट हर जगह एग्जिस्ट नहीं करती, या तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे या उनकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, ध्यान रखना। अगर कभी भी ऐसा बन जाए तो भी वो डिसकंटिन्यूटी कौन से कहलाएगी, हमारी सेकंड काइंड की, और उसको भी हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। ये सारा बेसिक हुआ बेटा कंटिन्यूटी का। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं कह रहा हूं जैसे कि हमें केवल इस चीज पे ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो आपको LHL RHL और फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू को इक्वल लेकर आना है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फाइंड सम वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन तीनों को इक्वल लेकर चलेंगे और जो भी अपन को वैल्यू निकालनी होगी वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं बेटा, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। आपको पता भी है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ हुआ आपने देखा है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। साइन फंक्शन का ग्राफ हुआ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ग्राफ है, साइन हो गया, कॉस हो गया, ये भी एवरीवेयर होता है। टेन नहीं होता है क्योंकि π/2 पे नॉन डिफाइंड हो जाएगा, ब्रेक भी आएगा ग्राफ बनाते टाइम पे, ठीक है ना। सिग्नम मैंने अभी बता ही दिया, ग्रेटेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर। तो बेसिकली आप ध्यान रखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, और अगर साइन कॉस कहीं पे आ रहे हैं तो दे आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस, उनको प्रूव करने की कोई ज्यादा जरूरत अपन को नहीं है, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है इसके बारे में। और इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। अब फिर अपन इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एलजेब्रिक ऑपरेशन अगर किसी भी दो फंक्शन पे अप्लाई कर दी जाए तो कंटिन्यूटी में क्या फर्क पड़ेगा, उसको लेकर एक पॉइंट है वो अपन ध्यान रखेंगे। इफ f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन देन, बेटा अगर कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास में तो क्या होगा, देखो तो एलजेब्रिक ऑपरेशन कौन कौन से पॉसिबल है, f प्लस जी पॉसिबल है, f माइनस जी पॉसिबल है, f इंटू जी पॉसिबल है, f डिवाइड बाई जी पॉसिबल है। ये चार तो आपको चैप्टर नंबर 1 में 11th क्लास में सिखा देते हैं, और इस बार सिखाया क्लास 12th के चैप्टर में FOG या GOF। ये एलजेब्रिक ऑपरेशन जो अपन दो फंक्शंस पे लगा सकते हैं, ये पॉसिबल है। और अगर कहीं भी f और g कंटिन्यूअस है तो ये सारे भी ध्यान रखना कैसे होंगे बेटा, कंटिन्यूअस होंगे। और ये काम कहाँ आएगा ये बता दूं कि मान लो किसी ने तुमसे पूछा कि क्या साइन ऑफ मॉड एक्स कंटिन्यूअस होता है, अगर कोई तुमसे पूछ ले तो तुमको दिमाग में केवल एक बात सोचनी है, क्या सोचनी है बेटा, साइन मॉड एक्स किन दो चीजों से मिलकर आया है, साइन एक्स और मॉड एक्स। कंपोजिशन आपको मैंने सिखा रखा है चैप्टर नंबर 1 में, साइन एक्स और मॉड एक्स। क्या साइन एक्स और मॉड एक्स कंटिन्यूअस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। साइन का ग्राफ भी आपको याद है, मॉड का ग्राफ भी आपको याद है, कहीं कोई ब्रेक है ही नहीं, तो बिल्कुल होते हैं। तो अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो साइन मॉड एक्स भी कैसा होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा। यहां पर इस चीज की एप्लीकेशन है, प्रूफ कैसे करेंगे वो भी क्वेश्चन के टाइम पे देखेंगे, अभी केवल समझना है कि भाई होता क्या है, क्लियर। ये अपनी बात हो गई बेटा, ये अपन को ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बड़ा भी अगर बनाना चाहे तो इससे बन सकता है। एक और छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा बेटा कि मान लो आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है, क्लियर, जैसे बोला कि x ग्रेटर देन a पर ऐसा है, x इक्वल टू a पर ऐसा है, x लेस देन a पर ऐसा है, तो यहां और यहां जो आने वाले फंक्शन है अगर वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब हो गया पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, जो आपको पता है कि भाई एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो ध्यान रखना, जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं बेटा, x स्क्वायर 1
और ये साइन x। मान लो बहुत ईजी से लिखें, व्हेन x ग्रेटर देन 0, व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x लेस देन 0। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इसके अंदर कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं, या फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज आनी चाहिए कि फंक्शन का ब्रेक पॉइंट केवल एक है, 0। तो मोस्टली ऐसे केसेस में फंक्शन केवल एक ही जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कहाँ करेगा, 0 पे, बाकी नहीं क्रिएट करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो, क्योंकि जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन कौन है, x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब क्या होना गया बेटा, पॉलिनोमियल, जो एवरीवेयर क्या होता है, कंटिन्यूअस। मतलब अगर मैं 0 से बड़े पे देखूं तो फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस है। कोई मेरे से इसको देख के पूछ ले सर 1 पे कंटिन्यूअस है, तो हाँ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 पे है तो है, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरीके से यहाँ देखना, जब x 0 से छोटा है तो y किसके इक्वल है, साइन x के। तो 0 से छोटी वैल्यू, कोई पूछता है सर -1 पे कंटिन्यूअस है, तो बिना चेक करे बोलना है बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्यों है, क्योंकि भाई साइन x भी एवरीवेयर कैसा होता है, कंटिन्यूअस। अगर यहाँ साइन x की बजाय कोई लिख देता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो सोचना पड़ता कि नहीं, ये 0 से छोटे पर भी कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ कहाँ है, इंटीग्रल पॉइंट्स पे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना के। तो इस बात का अपने आप में दिमाग में ध्यान रखना है कि भाई यहाँ भी अपन को इन चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो मेन मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, कि मोस्टली फंक्शन अपना बिहेवियर कहाँ बदलेगा, केवल और केवल ब्रेक पॉइंट पे। ब्रेक पॉइंट के आगे और ब्रेक पॉइंट के पीछे अगर कोई ऐसे फंक्शन आ रहे हैं जो कंटिन्यूअस है, तो आपको उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप स्टेटमेंट लिखकर भी उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बेटा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एनसीईआरटी के, इजी से क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ठीक है ना, आज तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस की बात करेंगे अपन। चलो अब बात करते हैं बेटा कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है अपने एक्सरसाइज 5.1 के अंदर है, ये 5.1 कंप्लीटली इसी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास में, ये फंक्शन दिया हुआ है और बोला है कि प्रूव करना है 0, -3 और 5 पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आपको केवल बेसिक समझाने के लिए। ठीक है ना, देखो नंबर 1 तुम्हारे दिमाग में कंपटीशन में मान लो ये आ गया, चेक करना है। ठीक है, कुछ नहीं, फालतू सी बात है। ये y इक्वल टू 5x - 3 अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो किसका ग्राफ है बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्या आज तक तुमने ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन देखी है जिसको बीच में ब्रेक आता हो, या ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसको बनाने के लिए तुमको पेन उठाना पड़ जाए? पेन उठाना पड़ गया तो स्ट्रेट लाइन है ही कहाँ पे। ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन है मतलब ये तो हमेशा कैसी है, कंटिन्यूअस है। तो किसी भी पॉइंट में निकालो ये फंक्शन हमेशा कैसा आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। नंबर 1 क्लियर। अब बोला है प्रूव करने को तो मैथमेटिकल प्रूव करना पड़ेगा। अब मैथमेटिकल प्रूव करने का तरीका क्या है, मैथमेटिकल प्रूव करने का तरीका समझे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा 0 के लिए, तो आपको 0 के लिए 3 चीजें निकालनी। क्या क्या निकालना है, एक तो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, दूसरा उसका RHL और तीसरा उसका LHL। अभी अपन है ना प्रूव कर रहे हैं तो मैं इक्वल टू मान के नहीं चल रहा हूँ, मेरे को 3 चीजें निकालनी है। अगर मेरी ये तीनों चीजें इक्वल आ गई तो मेरा फंक्शन कैसा होगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। अगर इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलिए देखो बेटा f ऑफ 0 मेरे को दिख रहा है कितना आने वाला है, -3। डायरेक्ट लिख सकता हूँ। 0 प्लस का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन है मेरा बेटा 5x - 3। अभी इस फंक्शन में ब्रेक नहीं है तो चाहे 0 प्लस लो चाहे 0 माइनस लो यही रहेगा सेम, कहीं कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 5x - 3। अब क्या करें, इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व हो गया। सॉल्व करने का तरीका अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो मैंने आपको 11th क्लास में आपने सीखा होगा। इसको क्या करते हैं, x टेंडिंग टू 0 प्लस को पहले अपन रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। चलो, x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब होता है x टेंडिंग टू 0 प्लस h, और h जहाँ पर क्या है, कोई बहुत छोटी सी क्वांटिटी। इन स्टेप्स को जनरली अपन को इग्नोर करनी, केवल आपको एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका मतलब x को रख दो 0 प्लस h, तो मैंने x को रख दिया बेटा 0 प्लस h, क्योंकि लिमिट का मतलब ये होता है वो वैल्यू वहां पर अपन को क्या करनी है, पुट करनी है। अब यहाँ पर ये लिमिट जो है x से हटकर किस में आ गई है, h में आ गई है। और h क्या था, मैं बार बार बोलता हूँ, इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कोई बहुत छोटी क्वांटिटी तो किसकी तरफ टेंड करेगी बेटा, 0 की तरफ। तो ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी मैंने 0 की तरफ टेंड करवा दी, तो 0 प्लस 0 इंटू माइन कितना बच जाएगा, -3। इसी तरीके से ये तो हो गया मेरा बेटा RHL। अब इसी तरीके से मेरे को किसको लेना है, LHL को। LHL में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 0 माइनस की। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और 0 माइनस को जैसा मैंने बताया क्या लिखना पड़ता है, 0 माइनस h। और फिर वही अगर मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ ना, ये वाली स्टेप जनरली अपन लिखते ही नहीं और लिखनी चाहिए भी नहीं, केवल आपके दिमाग में होना चाहिए भी ऐसा होता है।
अब यहाँ पर वही कि x की जगह क्या रखना है पहले, 0 माइनस एच, और h जो एक बहुत छोटी क्वांटिटी किसकी तरफ टेंड करेगी, 0 की तरफ, तो यहाँ कितना आ गया -3। तीनों ही वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, इक्वल आ रही, तीनों ही वैल्यू इक्वल आ रही, तो लास्ट में एक लाइन लिख देनी है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये जैसा मैंने 0 के लिए चेक कराया ना, सेम आप किसके लिए कर सकते हैं, -3 और 5 के लिए। कोई नया काम नहीं, बहुत ईजी सा है, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ईजी सा हो गया एक। अब अपन एक और देखते हैं, कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं, नहीं तो कुछ टफ वाला देखते हैं। बहुत इजी से है, अगर आप ट्राई करना चाहें सेकंड बहुत इजी से आप कर पाएंगे। सेकंड हो गया बेटा, थर्ड हो गया, थर्ड आप कर पाएंगे। थर्ड में कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 5, सेकेंड पार्ट फंक्शन दिया हुआ है 1/x माइनस 5, थर्ड पार्ट फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5, एंड फोर्थ पार्ट फंक्शन दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, और बोला है कि एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, बताना इनमें से कौन कंटिन्यूअस है और कौन सा नहीं है। ध्यान से देखें बेटा, ये फर्स्ट क्या बन रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट ये बन रहा है एक रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का अगर आपको ग्राफ याद हो, y इक्वल टू 1/x का बेटा अगर ग्राफ याद हो तो कुछ ऐसा बनता है। फंक्शन पेन तो उठाना पड़ेगा एक बार, ठीक है ना। अब कहाँ उठाना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना। पेन उठाना पड़े नहीं उठाना पड़े वो एक अलग मैटर है, एक मैटर और यहाँ पर अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो तो वो पॉइंट भी उसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होता है। यहाँ पर फंक्शन 5 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यस दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट 5 को छोड़कर ये सब जगह कंटिन्यूअस है, बाकी इसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको देखें, कोई फंक्शन अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले कर लेना है। मैंने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया और तुम्हें दिख रहा होगा भी सिंप्लीफाई होगी कितना आ जाएगा, x माइनस 5, बिल्कुल वापस से स्ट्रेट लाइन, तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये क्या बन रहा है बेटा, मॉडुलस। मॉडुलस बन रहा है ना, तो मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। आपने ग्राफ देखा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, तो ये भी मेरा कैसा है बेटा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इसको डायरेक्ट देखते ही कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि सर ये -5 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले सिंप्लीफाई करना है। आप क्लास 11 में लिमिट के टाइम पे आप सोच सकते हो, अगर कोई बोलता है कि इसकी लिमिट निकालो एक्सटेंडिंग टू -5 पे, तो क्या 0/0 आंसर दोगे क्या, वो तो सॉल्व होगा ना, तो उसको सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना है अपन को, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत बेसिक सी बातें अपन को बता रखी थी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, 5th के अंदर कुछ भी नया नहीं है। 5th एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया लग जाए। ये दिया हुआ है बेटा fx, और अपन को इसको चेक करना है x इक्वल टू 0, 1 और 2 पे, 3 पॉइंट्स पे चेक करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना, उसी की चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखें और सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो नंबर 1 0, x इक्वल टू 0। सबसे पहले तो यहाँ देखो, यहाँ दो जो ग्राफ आ रहे हैं वो किस तरह के हैं। नंबर 1 ग्राफ अगर मैं बात करूँ, y इक्वल्स टू x इज ए स्ट्रेट लाइन। नंबर 2 y इक्वल टू 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है। दोनों ही फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। स्ट्रेट लाइन तो होती है, y इक्वल टू 5 की भी लाइन बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगी। दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, दोनों ही एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। तो एक चीज जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक होनी चाहिए कि इस 1 से पहले ले लो चाहे 1 के बाद में ले लो, दोनों ही केस में ये फंक्शन हमेशा कैसा आएगा, कंटिन्यूअस। आप चाहो तो लिख सकते हो एट x इक्वल्स टू 0, या इसके अपन 0 के लिए बात करें, फॉर 0 fx, 0 का मतलब 1 से छोटा, fx इक्वल्स टू x विच इज ए स्ट्रेट लाइन, विच इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। वो कैसी स्ट्रेट लाइन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो भाई 0 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। फिर भी तुम्हारी इच्छा हो रही कि नहीं सर हम तो मैथमेटिकली करेंगे, हम तो ऐसे नहीं लिखना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। तुम क्या करोगे बेटा, f ऑफ 0 निकालोगे, f ऑफ 0 प्लस निकालोगे और f ऑफ 0 माइनस निकालोगे। अब देखना कितनी बेवकूफ़ी वाला काम है। f ऑफ 0 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब फंक्शन तो इसी को ही लेना है, ठीक है। तो f ऑफ 0 0 आ गया। अब इक्वल टू नहीं लगाते क्योंकि अपन प्रूव कर रहे हैं। 0 प्लस पे भी फंक्शन तो किसको लेना पड़ेगा, x को लेना पड़ेगा। 0 प्लस का मतलब होता है 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, ऐसा नहीं कि 0 प्लस पे 5 ले लो, ये 1 प्लस है तुम्हारा, ठीक है ना भाई। 0 प्लस पे कौन हो गया, fx बराबर x, तो बस ये काम हो गया। 0 प्लस पे तुमने ले लिया, ये 0 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये x ही आएगा। और 0 माइनस पे भी सेम चीज,
x ही आएगा। अब वापस से वही इसको कन्वर्ट करोगे तो तीनों ही 0 आ जाएंगे, सेम आ रही वैल्यू, तो कहीं कोई दिक्कत आई नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगा ये? केवल और केवल 1 पे ध्यान रखना, 2 पे भी सेम तरीके से कर सकते हो। तो 1 पे क्या करें? तो 1 पे कुछ नहीं बेटा, 1 प्लस भी निकालना पड़ेगा, 1 भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो f(1) देखो कि f(1) कितना आएगा। f(1) का मतलब x को रख दिया 1, x को अगर मैं 1 रखूंगा तो f(1) तो 1 हो गया, क्योंकि ये 1 के इक्वल टू पे चल रहा है, ठीक है ना। अब 1 प्लस निकाल रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस। बेटा 1 प्लस 1 से बड़े नंबर्स पे फंक्शन किसके इक्वल है? 5। आपको याद होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी कांस्टेंट नंबर की लिमिट नहीं निकाली जा सकती, जो है वो का वो रह जाएगा। 5 है तो 5 का 5 ही रह जाएगा। तो ये यही खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है कि f(1) और मेरा RHL इक्वल आया ही नहीं, तो फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की कंडीशन ही क्या है बेटा? तीनों इक्वल होने चाहिए ना, 3 में से कोई भी 2 इक्वल नहीं हुए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस आएगा, 2 पे भी आएगा, लेकिन 1 पे नहीं आएगा। क्लियर? चलो अब इसी से रिलेटेड तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस है ना, मैं उनको बता देता हूँ फटाफट से, फिर अपन अगली वीडियो में बात करेंगे, और अगली वीडियो में अपन थोड़े से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ताकि तुम्हारा ये एक फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूटी का खत्म हो। अब इसी के साथ अगर तुम्हारे पास में एनसीईआरटी अभी नहीं है तो फिर बाद में देख लेना। क्वेश्चन नंबर ये जो सारे हैं बेटा, यहां से क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से 16 तक सारे सेम पैटर्न के, कहीं पे कोई भी नई बात नहीं है। सब में यही करना है कि भाई चेक करना है डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, ध्यान रखना तुम्हारा केवल एक ही काम है, जिन पे ब्रेक हो रहा है, जो ब्रेक पॉइंट्स आ रहे हैं उसी पे चेक करो, बाकी कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे मान लो मैंने लिया क्वेश्चन 8 ले लिया, f(x) दिया हुआ है mod x upon x when x is not equals to 0 and 0 when x equals to 0। इसके लिए अपन डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। कहां दिक्कत क्रिएट करेगा? केवल 0 पे। तो 0 पे वैल्यू निकालो, तो एट x इक्वल्स टू 0, f(0) तो आपको दिख रहा है कितना हो गया? 0। अब मैं ले लेता हूं इसका RHL LHL, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने अभी LHL लिया है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x, फंक्शन मेरा बन रहा है बेटा mod x अपॉन x, 0 माइनस, 0 को छोड़कर 0 प्लस लो चाहे माइनस लो, यही बनेगा। कितना आएगा? 0 माइनस का मतलब हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, नीचे मॉड नहीं है, ऊपर मॉड की वजह से प्लस का h बाहर आने वाला है, नीचे माइनस का h है, कट जाएगा बेटा, -1 आ गया। दोनों सेम नहीं आ रहे और कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर में फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये -1, यहाँ से -1, यहाँ से 0, दोनों ही अलग अलग है, तो फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। तो लास्ट आंसर क्या लिखोगे? फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट 0, या फिर ऐसे बोले कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताओ, तो 0 पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। और मान लो कि ये इक्वल आ जाता तो तुम बोलते फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन केवल प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगा? उसके ब्रेक पॉइंट पे, इसके अलावा और कहीं नहीं करेगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के अंदर है ना 2-2 ब्रेक पॉइंट, जैसे 7th है, ये दिया हुआ है मान लो, यहां पर जो भी दिया हुआ है और फिर लिखा हुआ है x लेस देन -3, फिर लिखा हुआ -3 से +3 और फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये दिया हुआ है बेटा। तो यहां पर 2 ब्रेक पॉइंट है, आपको 3 पर भी चेक करना पड़ेगा और आपको -3 पर भी चेक करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपका टास्क यही है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 16 तक बिल्कुल सेम इसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के साथ में आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन नंबर 16 तक बिल्कुल कंप्लीट रखें। यहां तक अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे को बताएं, और इसके साथ में हमारा कंटिन्यूटी का फर्स्ट फेज खत्म होता है। फर्स्ट फेज में बहुत ईजी से बेसिक्स और इनको ध्यान में रखना है। क्लियर? कोई डाउट आता है तो मेरे को जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।